और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं प्रभु चावला जी से, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला जी से। पिछला हफ्ता वैसे तो अगर हम ध्यान से देखें, यानी पिछले जो 6 दिन हुए हैं, उनमें दिल्ली के अंदर एआई समिट की जबरदस्त तरीके से धूम रही, कभी अच्छी चीजों को लेकर तो कभी गलत चीजों को लेकर। कभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का की वजह से खबरों में रहे, तो कभी दुनिया के तमाम जो ओरिजिनल इन्वेंटर्स हैं एआई के, उनके साथ बातचीत, प्रधानमंत्री की बातचीत, मुलाकात, उनके कीनोट एड्रेसेस, इसकी वजह से भी चर्चा में रहा। यानी पूरा हफ्ता कहें तो एआई की धूम रही। लेकिन इस दौरान दो चीजें ऐसी हुई जिसको लेकर थोड़ी चिंता भी माथे पर आई। एक, राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी गई और साथ ही साथ कहा गया कि 25 और सांसदों को गोली मार दी जाएगी। उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री महोदय ये कहते हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं। संसदीय कार्य मंत्री कह रहे राहुल गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं। उसके साथ साथ यह भी हुआ कि यूथ कांग्रेस के लोग एआई समिट में गए, वहां उन्होंने शर्टलेस प्रदर्शन किया। अब उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना दिया कि दरअसल इन्होंने भारत का अपमान करा दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर इस हफ्ते की है वो कल रात को आई थी, यानी शुक्रवार को आई अमेरिका से। वो खबर यह थी कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ लगाने के अधिकार को ही निरस्त कर दिया। यानी जो टैरिफ ट्रंप ने लगाए थे, अब वो टैरिफ कानूनी दृष्टि से अगर बात करें तो नल एंड वाइड है। अब ट्रंप साहब इस वक्त बड़े गुस्से में हैं। वो तो अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही डिसग्रेस, अशेम्ड और न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने अतिरिक्त अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 10% टैक्स सब पे लगा दिया। अभी अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते प्रभु चावला जी से। घटनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, ये हम टैरिफ से शुरू करते हैं एक बार। क्या लगता है कि ये जो टैरिफ डील अभी बची है या नहीं बची है, या कुछ नया होना इसमें? देखो, अगर ट्रंप की बात करें तो पता नहीं कर सकता कि वो क्या समझते हैं इसको। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जो उनका नॉमिनी वहाँ पर मेजोरिटी में है, 6-3 से उन्होंने उनके ये फैसले को निरस्त कर दिया। इसका मतलब ये कि उनके अपने लोग जो रिपब्लिक हैं, जो राइट विंग के लोग हैं, वो भी नहीं मानते जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। परंतु तो बहुत बड़ी बात, सिद्धांत की बात ये है कि अमेरिका के अंदर वो लोग कहते हैं संसद जो है राष्ट्रपति से बड़ी है, कि आप संसद के अधिकार, डिवीजन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है, जिसके बारे में भारत पर चर्चा अभी तक चल रही है। परंतु वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम, हालांकि ट्रंप ने हमारे को अपॉइंट किया है, परंतु जब संविधान की बात आती है, संविधान राष्ट्रपति से ऊपर है। ये उन्होंने जोर से कहा है, बड़े तरीके से कहा है कि संसद के अंदर जाइए, वहाँ से पास करा लीजिए। उसके बाद क्या किया उन्होंने? तो प्रेसिडेंट हैं, वो भी दिल्ली है, क्योंकि प्रेसिडेंट हिंदुस्तान हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के पास तो पावर नहीं है। वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा पावरफुल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट राष्ट्र जो अमेरिका का है। उसके बाद प्रधानमंत्री भारतवर्ष का है, जिसके अंदर पार्लियामेंट से भी ज्यादा पावर हैं। ये किसी ने स्टडी नहीं किया। मेरे को प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, तो उनसे किसी विषय पर मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि प्रभु, मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता नहीं है कि भारतवर्ष का प्राइम मिनिस्टर अगर डिक्टेटर बनना चाहे, संविधान में भी उसका प्रोविजन है कि डिक्टेटर बन सकता है। उसको यूज करे कि उसके ऊपर होता है कि बिना पार्लियामेंट के भी वो चला सके। पार्लियामेंट के आकर उसको सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट लेनी होती है, बजट पास करना होता है, उसके अलावा सब पावर्स उसके पास हैं। परंतु राष्ट्रपति के अंदर जो अमेरिका का है उसके पास उससे भी ज्यादा पावर है, परंतु वहां पर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वहां की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। उसको उन्होंने बाईपास कैसे कर दिया कि उसके 200 इतने सारे रूल हैं, 221 है, 112 है, 114 हैं, जिसके अंदर इमरजेंसी पावर्स हैं कि जहां पर कोई कंपटीशन हो रहा है, डंपिंग हो रही हो, या देश की खतरा सुरक्षा के लिए कोई खतरा हो, जैसे स्टील है या जहाज की चीजें हैं, उसके वो टैक्स लगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, 10% उसने अक्रॉस तक कर दिया कि जिन देशों के ऊपर जीरो ड्यूटी थी, जैसे यूरोप के अंदर जीरो ड्यूटी थी, उसके ऊपर भी 10% लगा दिया। तो $170 बिलियन जो टैक्स उन्होंने इकट्ठा किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये टैरिफ नहीं है, ये टैक्स है जो वहाँ के नागरिकों को देना पड़ रहा है। तो टैरिफ तो होता है कि इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया आपने, परंतु वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये टैक्स है जो वहाँ के सिटीजन को देना पड़ता है। उसका अधिकार केवल पार्लियामेंट के ऊपर है कि टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। इसे 1 बिलियन, एक तो इलोनिस के जो गवर्नर, उन्होंने तो इनवॉइस ही भेज दी कि मेरे को 120 बिलियन वापस करिए, मेरे स्टेट ने दिया है। परंतु उसको बाईपास करके ट्रंप ने सारे देशों के ऊपर 10% लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ
कि जिनके ऊपर 0 पहले वहाँ भी 10% हो गया, जिनके ऊपर 18 था जैसे भारत के अंदर वो भी 10% हो गया, जिसके ऊपर 25 था वो भी कम हो गया। परंतु पेनल्टी जो लगती है, जो उसने कहा कि इमरजेंसी पावर के अंदर पेनल्टी लग सकती है 25% या 50%, उसके ऊपर वहाँ का सुप्रीम कोर्ट बहुत ही चुप है। तो ट्रंप जो है, मैंने पहले कहा संविधान के अंदर कई बार जिन्होंने संविधान बनाया था उन्होंने कल्पना नहीं की होगी वहाँ के जिन्होंने बनाया था 200 साल पहले, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का संविधान जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा है, वहाँ पर कन्वेंशन निकलता है वहाँ पर जाकर। तो उसे देखेंगे अगर उसके अंदर डेवलप हुई है कई चीजें कि वहाँ उनको पता नहीं था कि इस तरह की स्थिति आ जाएगी जहाँ पर कि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या वहाँ के पूर्व जो नेता बड़े बड़े हैं वो एप्स्टीन की जगह इन्वॉल्व होंगे। उस तरह की कल्पना तो उन लोगों ने की थी कि मॉरलिटी के बेस के ऊपर बना हुआ था। तो अब जिस तरह की पॉलिटिकल डीजेनरेशन वर्ल्ड भर में हो रहा है, उसके अंदर आप एक्सपेक्ट करेंगे कोई भी नेता जो चुन करके आया है वो अपने आप को समझता है कि पावर मेरे हाथ में है। तो ट्रंप को लगता है कि जो मेरा एजेंडा है अमेरिका फर्स्ट, यानी कि जब पैसे अमेरिका में आए अमेरिका के लोग अमेरिका में प्रोड्यूस करें या अमेरिका के जो प्रोडक्ट है वो बाकी जगह जाकर के बेचे, वो जिद पे पकड़े हुए हैं। मेरे को लगता है उन्होंने हार के अंदर भी अपनी जीत का रास्ता निकाल लिया है। हार के अंदर भी जीत का रास्ता निकाल लिया, लेकिन भारत क्या करेगा सर? असली सवाल तो इस बात को लेकर है, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि भारत के ऊपर अगर आप टेक्निकली देखें तो 50% का टैरिफ है। जो 18% में टैरिफ की बात कर रहे हैं वो डील तो अभी साइन भी नहीं हुई है, उसका सिर्फ फ्रेमवर्क डिस्कस हुआ है और दोनों ने उस फ्रेमवर्क पे सहमति जताई है। तो भारत के लिए क्या ऑप्शन है? क्या भारत ये मान के चले कि 50% का जो टैरिफ था वो नल एंड वाइड हो गया, इसलिए उसको रीनिगोशिएट करनी चाहिए? नहीं, अभी जो 25% पे एग्रीमेंट हुआ था, जिसका अनाउंसमेंट हुआ था, पहले 25 से 18 पे आया था, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कहीं भी। वो अभी इम्प्लीमेंट स्टेज पे था, क्योंकि साइन करने के लिए भारत के लोग जो हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री से लोग गए हुए हैं, वहाँ पर साइन करने के लिए गए हुए हैं। उसके बारे में अलग अलग इंटरप्रिटेशन आ रही है, परंतु वो जो एग्रीमेंट था उसका एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट जो बनना था, जो अभी तक बना नहीं है। पर ट्रंप ने जो रात को स्टेटमेंट आई, अगर आप उसके अंदर पढ़ें, उसके अंदर वहाँ की स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इंडिया के ऊपर भी 18% से कम होकर के 10% इमीडिएटली लागू हो गया। पहले वाला लागू नहीं था, वो आज तक भी नहीं। अब 10% वाला जो आज कंसाइनमेंट गई होगी हिंदुस्तान से, वो 10% पे ही जाएगी। और फायदा किसको हो रहा है? ज्यादातर फायदा हो यहाँ पर हो जाए जो टेक्सटाइल के लोग हैं, हमारे इंपोर्ट करते हैं, ज्वेलरी वाले जो बना करके बेचते हैं, या स्टील के ऊपर उन्होंने कर। तो जो चीजें हैं, जैसे गुजरात के लोग जो डायमंड वाले हैं, सबको उनको बड़ा फायदा हुआ है। परंतु 10% तो इम्प्लीमेंट हो गया। इसको दो तरीके से देखते हैं। भारत के अंदर जब 18% लगाया था, तब बीजेपी के लोगों ने ये क्रेडिट लिया था, देखो हमने 25 से 18 कर दिया, बहुत बड़ी जीत हो गई हमारे लिए। और यूएस से जितना भी एक्सपोर्ट का आएगा इंडिया में आएगा, उसके ऊपर 0% की बात थी। तो इसके ऊपर एक जीत बनाई गई, पार्लियामेंट के अंदर मालाएं पहनाई गई, सब कुछ हुआ गया। अब वो 18 से 10% हो गया, ठीक है, कम हो गया। परंतु पहले हमारे को जो फायदा था कि जैसे बांग्लादेश के ऊपर 19% था या पाकिस्तान के ऊपर 19% था, हम कहते थे हमारा 18% है, अब वो भी हमारा 10% पे आ गए, हम भी 10% पे आ गए। तो जो हम जीत मान करके चल रहे थे वो भी हार हमारे लिए बदल गई। अब 10% को माने कि 0 से 10% हो गया, कि पहले 0 था, अब 10% देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए देखना ये है कि आपको 18 से 10% पे आए तो आप कह सकते हैं यूरोप के ऊपर भी लगेगा। तो हमारे लिए यूरोप से कंपटीशन हमारा बराबर का हो गया कि यूरोप से जो भी माल अमेरिका जाएगा उसको भी 10% देना पड़ेगा, जो हमारे से जाएगा वो भी 10% चलेगा। तो ये खिचड़ी सी पक गई है, जैसे एक सीरियल आता है ना, रायता फैला दिया ट्रम्प साहब ने। ये हमारे आपके मित्र अरविंद केजरीवाल जी बहुत कहते थे, रायता फैल गया है, तो रायता फैल गया है इसके अंदर। मेरे को ट्रम्प के दोनों हाथ में लड्डू है। 10% लगाएंगे तो सारे से तभी फायदा है, नहीं लगे हम अपने तरीका निकालेंगे। अब कांग्रेस के पास जाएंगे, देखो जी मेरे को वहां से एक्सेप्ट कराना, कि कांग्रेस के पास जाना ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप नहीं लगा सकते, उन्होंने कहा आप लगा सकते हैं, परंतु आप जाइए कांग्रेस के पास। तो इसलिए कोई ये जीत मना रहा हो कि कांग्रेस ट्रम्प जीत गया या हार गया है, वो बात नहीं है। उन्होंने पावर सेपरेशन जो है उसको उन्होंने असर्ट किया है कि आप कांग्रेस के पास जाइए, कांग्रेस में उनके पास मेजोरिटी है। अगर सीनेटर उनकी अपनी पार्टी, वहाँ तो ये है ना कि अपनी पार्टी के लोग भी सरकार के खिलाफ वोट देते थे, वहाँ तो कॉन्शियस चलती है जब भी हो। तो इसलिए वहाँ क्या होगा अल्टीमेटली, ट्रम्प जो है डिक्टेट कर, ट्रम्प जो है अल्टीमेटली अब किसके पास, लीवर किसके पास? सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अब ट्रम्प डिसाइड करेंगे। उन्होंने 10% लगा दिया। अब जो सिलेक्टिव टैरिफ लगते हैं, जो उनके पास पावर है कि अगर चाइना से स्टील ज्यादा आ रहा है तो उसे 50% लगा सकते हैं। 150 दिन के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, 150 विड्रॉ कर देंगे, फिर लगा देंगे 150। तो तरीके कानून के अंदर कानून ही बताता कि आप इस कानून को कैसे तोड़ करके पालन कर सकते हैं। देखिए, जो बात प्रभु जी कह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। वहां पे कानून है सेक्शन 122,
जो ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, जिसका उन्होंने फौरन इस्तेमाल करते हुए कहा कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि 15% टैरिफ 150 दिन के लिए लगा सकते हैं। अभी ट्रंप ने सिर्फ 10% ही टैरिफ लगाए हैं। इसके अलावा सेक्शन 301 भी है और सेक्शन 338 यानी 338 भी है जो 1930, यानी ये वो सेक्शन है जो राष्ट्रपति को अधिकार देते हैं अगर उनको लगता है कि किसी देश के साथ एडवर्स ट्रेड हो रहा है और अमेरिका को उससे नुकसान हो रहा है या कोई गलत प्रैक्टिस कर रहा है तो खुद वो अपने स्तर पे लगा सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बात थी वो इसी बात को लेकर ये थी कि जो उन्होंने आनंद जिसे कहते हैं ना आनंद फानंद में जो मन में आया सबके ऊपर टैक्स लगा दिया। चाइना के ऊपर 145% का भी टैक्स लगा दिया था, बाद में घटा के 35% पे आ गया। वो पावर उनकी खत्म हो गई और उन्होंने कहा कि भाई दुनिया आप इस वक्त युद्ध नहीं लड़ रहे, तो इसलिए आप इस इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको लगाना है तो कांग्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन सर मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि भारत सरकार की तरफ से ना तो फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे, ना ही कॉमर्स मिनिस्टर बोल रहे, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे। 24 घंटे हो गए, देश में अभी ये उहापोह मची हुई है कि 18% वाला टैरिफ लगा है नहीं लगा है, पुरानी डील बनी है नहीं बनी है, बोल क्यों नहीं रहे? सवाल ये कि उनको समझ में नहीं आ रहा ना क्या बोलना है और किसने बोलना है। पहले तो वहाँ अभी तक तो एआई चल रहा था, आज भी वैष्णव जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे दिखा रहे थे कितने 49 कंट्री से आए, यहाँ से आए वहाँ से आए। तो एआई को डाइवर्ट क्यों करे? वो उनका एजेंडा था कि एआई के अंदर हम विश्व गुरु बन गए हैं, सबसे ज्यादा लोग हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, इतने सारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इतने सारे सीईओ आए हैं, सबने बैठ करके प्राइम मिनिस्टर से बात की है। एक सीईओ बैंगलोर में बता रहे थे कैसे गाय के ऊपर उन्होंने चिप लगा दी जिससे हमें पता लग जाता है कि कितनी गाय बीमार होंगी, कब होंगी, क्या होंगी। तो वो सीईओ उनकी तारीफ कर रहे थे वहाँ बैठ करके कि 13 साल पहले क्या बात हुई थी। हालांकि कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन भी लड़े थे, उसके बाद भी बहुत तारीफ करे जा रहे थे, दुख की बात है। तो तारीफ करने के लिए वहाँ पर आप करें क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे? सरकार को आप 10 साल 11 साल से दे रखे हैं, ये अपना टाइमिंग रिस्पॉन्स का चुनते हैं, कब क्या बोलना है। आप जितना मर्जी डिमांड करते जाइए, वो अपने हिसाब से रिस्पॉन्स करेंगे। अब कहते प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते भाई। इंदिरा गांधी ने भी नहीं की थी कई साल तक, सोनिया गांधी ने प्रेसिडेंट रहते हुए 14 साल कांग्रेस पार्टी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और इंटरव्यू भी कोई नहीं दिया था। ये ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, इसको आप जाएंगे तो कई कई चीजें खुल जाएंगी। सवाल ये कि वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सामने एक एआई चल रहा है जो अपने आप में वो अपने को सक्सेसफुल बहुत मानते हैं कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी। इतने बड़े सीईओ आकर के फोटो खिंचा गए, सबने प्राइम मिनिस्टर को सर्टिफिकेट दिया क्या भारत जो है पावरफुल स्टेट बनने जा रहा है, यहाँ पर सब लोग आकर इन्वेस्ट करेंगे। तो उस बेनिफिट को एक कंट्रोवर्सी में डाल करके क्यों बोले वो? क्योंकि मीडिया जो लिख रहा है तो वही लिख रहा है जो वो बता रहे हैं, वो हम और आप डिस्कस कर सकते हैं, कई लोगों ने किया भी होगा। परंतु अल्टीमेटली उनका उद्देश्य क्या है कि उनकी विजय हुई है कि भारत ग्लोबल स्टेट में एआई के अंदर भारत के बिना एआई प्रोटोकॉल चल नहीं सकता। सवाल ये कि डेटा हमारे पास है, हमारे पास इसलिए आ रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 900 मिलियन इंटरनेट कनेक्शन है यार, किसी के पास नहीं है। उस इंटरकनेक्शन से रेवेन्यू मिलेगा, जितना डेटा मिलेगा उसके बिना वहाँ चल नहीं सकता। 20% रेवेन्यू इंटरनेट कंपनी के एआई के हमारे यहाँ से जब तक डेटा नहीं आएगा तब तक नहीं मिलेगा। तो इसलिए आए थे कि मार्केट खुली हमारे से लूट सके, राम नाम की रूट है लूट सके तो। हालांकि उन्होंने मानव का लेब कर कह दिया, एक मानव एक्रोनिम क्रिएट किया, उसके अंदर कहा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सॉवरेंटी होनी चाहिए। भारत ने अच्छी चीजें उठाई हैं, प्रधानमंत्री ने काफी अच्छी चीजें उठाई है उसके अंदर, पर वो क्या मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कि मानव को जो आपने कहा कि मानव को उन्होंने एक ह्यूमन एंगल दे दिया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में तो बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस तो ज्यादा सुपीरियर है। इसलिए कह सकते हैं कि जब एआई की बात करेंगे आप तो हमारे लिए जीनियस है। क्या वहां पर कौन जीता अभी कोर्ट के अंदर? वो इंडिया वाला जीता। इंडिया का जो है उसके खून के, मैं कह रहा हूँ ना, जो इंडियन जीन्स हैव गॉट ए वेरी वेरी पावरफुल बायोलॉजिकल जीनियस। हम लोगों के पास सब कुछ है, दिमाग हमारे पास है, तो यूज वो कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री कई चीजें मानव के नाम पर बहुत अच्छी चीज उठाई है, परंतु क्या वो उसको इम्प्लीमेंट करा पाएंगे नहीं पाएंगे? सवाल ये उठता है कि वो रिएक्ट क्यों नहीं करे टैरिफ के ऊपर। मैंने फिर कहा अभी उनका एजेंडा यही है कि प्रधानमंत्री के पीछे हाथ पकड़ के लोग उनके साथ चलते हैं, उनसे गले मिलते हैं, सारे के सारे उनको मानते हैं। ये दिखाना उनके लिए जरूरी है। टैरिफ आया गया, आज है कल नहीं है। 25% था तब भी था, ग्रोथ हमारी हो ही रही है, कोई अशांति देश में है नहीं, कोई सड़क पर आकर लोग नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव वो जीतते चले जा रहे हैं, तो हम और आप बोलते रहेंगे, उनके क्या फर्क है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसमें तो वो गलगोटिया वाला भी दिखाई पड़ गया कि भाई चाइना का रोबोट डॉग ला के आप अपना आप साबित कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, क्या कहीं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? कहीं कोई उसका ड्यू प्रोसेस नहीं है? मतलब
इतने बड़े प्रोग्राम में आप ऐसी जग हसाई करवाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं, और उस यूनिवर्सिटी को चार आईआईटी से ज्यादा जमीन दी गई उसको वहां पे अपना स्टॉल लगाने के लिए, और इतना बड़ा हेरा फेरी। आपको पता है आशुतोष, जब आप चुन रहे हैं कि साइको फैंसी जो है, जो हमारे नजदीक कौन है, पहले तो है कितना बड़ा स्टॉल कैसे दिया उनको आपने। हाँ। प्राइम मिनिस्टर उनको अवार्ड भी दिया कई साल पहले। कि ड्यू डिलीजेंस है कि नहीं है, जो नीचे के लोग चुनते हैं इसलिए कि वो प्रधानमंत्री की तारीफ करें रोज दिन, कहीं कहीं सिस्टम के अंदर फेलियर हो रहा है। उसको वहां पर आ कैसे गए वो, उनको बुला करके जैसे भी चाइनीज लेकर के आए थे डॉग वहां पर जो चल रहा था, जिसने भी रखवाया, और दूरदर्शन का स्पेशल फीचर उसके ऊपर कर रहा था, और सारे के सारे, और हमारा वैष्णव साहब भी उसको दिखा रहे थे बार बार जरूरत से। क्या उनको ट्वीट किया उन्होंने, तो ट्वीट किया, उनको पता नहीं क्या है। तो जिस तरह लगा कि आदमी हमारा आदमी है, इसने कोई गलत काम नहीं किया होगा, उसने विश्वासघात कर दिया, उसको आपने अवार्ड भी दे दिए। योगी जी भी वहां पर कुछ करके आ गए या कुछ करके आ गए, उनको कितना सारा पिट रहा है, पर उसने मिसयूज किया। पर भारत का दिखाया क्या वहां? जितनी भी फोटो आई हैं, तस्वीरें आई हैं, सब फॉरेनर्स की आई है ना। हमारे 2,50,000 लोग, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, चौथी सम्मेलन हुआ ये, सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर हुआ था, जिसके बारे में अभी तक पता नहीं है। सुनक ने किया था कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद जाकर के मेरे ख्याल पेरिस में हुआ था, उसके बाद सियोल में हुआ, और उसके बाद फोर्थ हमारे यहाँ हुआ। ये बहुत बड़ा हुआ। वहाँ तो 1500 लोग नहीं थे, 150 लोग नहीं थे, क्योंकि वहाँ बिजनेस इंटेलिजेंस सीईओ आकर के बात करते थे, डायलॉग करते थे। परंतु यहाँ तो पब्लिक को इन्वॉल्व कर दिया। दिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भारत के अंदर ब्रेन है। उस ब्रेन को उन्होंने, हमारे लोगों ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए काफी रिसर्च की है। हालांकि R&D बजट हमारा 0.8% भी नहीं है, बाकी कंट्रीज का 5-6% है। पर जो लोग हमारे इंडिया से आए थे, हमारे बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर, उनके पास डेटा है। अंबानी वहाँ पर थे, टाटा के चंद्रा साहब वहाँ थे, सुनील मित्तल वहाँ पर थे, आनंद महिंद्रा के लोग वहाँ पर थे, TCS के लोग थे वहाँ पर थे। उनके साथ उसने प्रोपेगेंडा नहीं किया, पर उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए सबको साथ में जाकर के। तो भारत के अंदर लोग आए हैं, इसका प्रचार किया गया। जो भारत के लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो दिखाया नहीं गया। तो कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं थी, यही दिखाना था कि हमारे को भारत के लोग, बाहर के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम एंडोर्समेंट बाहर से ले रहे थे, जबकि होना यही था कि भारत के अंदर जो अच्छा काम हो रहा है उसको भी प्रोजेक्शन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। नहीं हुआ। लेकिन एक चीज देखने में आई कि अंबानी ग्रुप ने और अडानी ग्रुप ने दोनों ने कहा कि हम भाई अब AI पे जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा, करीब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात अंबानी ने कहा, मुकेश अंबानी ने कहा 1 लाख करोड़ को हम इन्वेस्ट करेंगे। तो क्यों, जो दूसरे का, जैसे उसने कह दिया कि गूगल वालों ने कि हम इतना केबल डालेंगे जो सिंगल से होकर के जाएगी, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि रूट दूसरा था, चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता था, केबल कनेक्टिविटी होगी, इतने सारे इन्वेस्टमेंट होंगे। तो ऑटोनॉमी की जो बात हो रही है हमारे यहाँ की, AI जो है, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सॉवरेंटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो बड़े बड़े भाषण हो सकते हैं उसके डिस्कशन। पर सवाल ये कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया को शोकेस करना चाहिए, ना कि फॉरेनर्स को शोकेस करना। हमारे यहाँ बहुत काम कर रहे हैं लोगों ने, इतना बड़ा काम कर दिया। ठीक है, हम गूगल नहीं बना पाए, हम कुछ और चीजें नहीं बना पाए, या मेटा नहीं बना पाए, या जकरबर्ग की तरह काम नहीं कर पाए, परंतु हम लोगों को एनकरेज करना चाहिए। और उसकी वजह यही है कि भारत के लोगों को दिखाना चाहिए था कि भारत का ब्रेन जो है, डेटा हमारे पास है, ब्रेन हमारे पास है। किसी ने कहा ना, किसी की बात की थी उसके अंदर कि ब्रेन इज वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया, किसी को चला रहे थे वो शायद वहाँ, तो उसका जवाब दिया कि ब्रेन इज वेरी एक्सपेंसिव। किसी बात ने जवाब भी दिया किसी को। तो बिना इंडियन ब्रेन के वहां पर नहीं चल रहा, सारे के सारे इंडियन ही चला रहे हैं। मैंने कहा ना, बायोलॉजिकल जीनियस तो हमारे जीन्स में है भाई, अवर जीन्स आर बायोलॉजिकली जीनियस, सबके सब इंडिया जो है, मंडेला को देख लीजिए, जिसको सुंदर पिचाई को देख लीजिए, जिसको भी उठा कर देख लीजिए। तो आपके कहना ठीक है कि AI इंटेलिजेंस जो है, आप रोक तो सकते नहीं उसको कंट्रोल कैसे करना है कि आपका डेटा दूसरों के घर में नहीं जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आप डेटा सेंटर यहाँ खोलिए, स्टोरेज यहाँ करिए, इंक्यूबेटर यहाँ लगाइए, स्टैक्स जो भी लगाने हैं आपको यहाँ लगाइए, हम यहाँ से डेटा बाहर नहीं जाने देंगे। जैसे UPI हमारा है, UPI का सारा डेटा हमारे पास है, बाहर नहीं जा सकता। तो उसी तरह का कोई सिस्टम यहाँ बनाना चाहिए जिसके अंदर डेटा अगर चला जाएगा, क्योंकि बिल गेट्स जैसे लोग जो हैं उनको भगा दिया गया। अच्छा हुआ, पहली बार मेरे को लगा कि बिल गेट्स को भगा दिया उसको यहाँ से, क्योंकि वो तो कह सकते बड़ा डेंजरस है जो बातें छप रही है उसके बारे में। उसको यहाँ पर हीरो बनाया गया था, चंद्रबाबू नायडू ने उसको वहाँ पर वेलकम किया। तो उस तरह के लोगों को बाहर रखना कि भारत को बचाना है, कि भारत लेबोरेटरी ना बने, भारत लेबोरेटरी ना बने। लेकिन सर, इस देश की पॉलिटिक्स को क्या कहिएगा? वहां शर्टलेस प्रदर्शन हो गया,
सॉरी ये क्या? कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के लोगों ने जाके वहां प्रदर्शन किया एआई समिट में। देखो हेडलाइन जो कैप्चर करनी है आपको, उसको बिगाड़ने के लिए कोई तो भी तरीका निकालना चाहिए ना। आजकल तो हेडलाइन कैसे कैप्चर करनी है उसमें कंपटीशन है, इसमें अंदर कंपटीशन का दोनों पार्टियां समझ गया। अब वो कांग्रेस वाले दिखा रहे हैं पुरानी वीडियो, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी किस तरह से नंगे होकर के लोगों ने डांस किया था, वहाँ पर बदनाम किया था, सब दिखाए जा रहे हैं। तो अब पास तो लोग भूल जाते हैं अपना, तो उसके बाद याद कराया जाता है कि प्रदर्शन जो है देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट है। किस तरीके से उसको आप एंटी नेशनल कह दो, जो मर्जी कह दो, ये एक नया चीज हो गया ना कि सरकार के खिलाफ कोई बोलता है एंटी नेशनल हो गया। और कांग्रेस वाले वही करते थे उस जमाने के अंदर, वो एंटी नेशनल तो नहीं कहते थे, परंतु प्रदर्शन वहाँ हुए उसके बाद। जी एक नया नैरेटिव शुरू हो गया कि मेरे खिलाफ बोलोगे तो देश के खिलाफ बोल रहे हो। वो उसको ऊपर दोनों पार्टियां पहले से जिम्मेवार हैं, परंतु नंगा होकर के दिखाया उन्होंने। आज वो महात्मा गांधी की फोटो दिखा रखो कि हमारे को नंगा होकर लड़ाई करने का तरीका हमारे नहीं रहता है। वो कपड़े नहीं पहनते, धोती पहन के रखा हुआ था। वो आज मेम चल रही थी एक वीडियो अनिल विज का भी चल रहा, वो भी पूरे ऊपर से कपड़े नहीं पहने हुए वो। हाँ, तो इसलिए ये तो मजाक है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसको डिस्कशन हो रहा है। उनको कांग्रेस पार्टी और क्या चाहिए था कि हमारे लोग कांग्रेस लोग सफल हो गए इसके अंदर। बट सर ऑन अ सीरियस नोट, ये जो जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक व्यक्ति है, मतलब क्या इस तरीके की बातों को इतना लूजली कहना चाहिए या वाकई में इसको सीरियसली लेना चाहिए? अगर सीरियसली लेना चाहिए तो फिर फॉलो अप एक्शन भी होना चाहिए। भाई किरण रिजिजू जो है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बन गए, कि जिस तरह के मिनिस्टर को मैं कमेंट नहीं करूंगा, अच्छे लड़के हैं, फिटनेस फ्रीक हैं। उनको देखोगे उनकी जो है अपनी सोशल मीडिया के ऊपर रील्स डालते हैं, कभी की जीप को धक्का दे रहे हैं दोनों के अंदर, कभी अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं। तो उनको एक शौक है अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का। कैसे कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो होता है बड़ा इसके अंदर तो गंभीरता होनी चाहिए, उसको सब पार्टी को लेकर के चलना होता है, उसको कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए। उसका काम है कि पार्लियामेंट चलाना है, पार्लियामेंट चलाने के लिए हर पार्टी के साथ लेके चलना पड़ता है। अगर पार्टियों से दुश्मनी करना शुरू कर देंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? हालांकि हो सकता है रूलिंग पार्टी के हैं, आप अपने लॉयल्टी है, आपका सब कुछ है, करिए। मैं किरण रिजिजू सोचते नहीं, उनको लगता है कि जितना खिलाफ बोलो राहुल गांधी, मैंने पहले कई बार कहा, जवाब हर वीडियो में कहता हूँ कि राहुल गांधी को जिंदा रखने के लिए पॉलिटिकली सबसे ज्यादा जिम्मेवार बीजेपी है। और बीजेपी के ये नए नेता जो आए हैं, जिनका अर्थ से संघ से कोई परिवर्तन नहीं है, संस्कार नहीं है, उनको लगता है जितनी गाली ज्यादा देंगे उतनी हमारी प्रमोशन रहेगी, इसे टिके हुए हैं वहां पर, कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो रिजिजू ने जो कहा है कि राहुल गांधी खतरा है देश के, क्योंकि उनके पास एक चीज बन गई है कि हमारे खिलाफ बोलोगे तो आप एंटी नेशनल हैं। एक उनको लाइन दी गई है कि आपको हर चीज में यही बोलना है। वो कहेंगे जी आप नीम खाना चाहिए, नीम का पत्ता, नीम के पत्ते से डायबिटीज कम होंगी। वो कहेंगे नहीं, ये तो एंटी नेशनल बात कर दी, नीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने कहा इसलिए एंटी नेशनल है। तो ये तो कोई भी चीज कह लियो, कहेंगे दूध पीना चाहिए, दूध में बड़ा होता है, बीजेपी वाले दूध नहीं पीते, हम तो दूध पिलाएंगे, नहीं ये तो एंटी नेशनल है, दूध पीना भी। तो इससे एक बन गया नैरेटिव, जो कहेंगे वही उल्टा कहना हमारे को उसके ऊपर। तो क्योंकि लॉजिकली तो जवाब एक दूसरे को दे नहीं रहे दोनों, क्योंकि आप टीवी डिबेट देख लीजिए, सुप्रिया श्रीनाथ बीजेपी वाले सवाल करते हैं, उल्टा पुराना लेके आ जाती है। राहुल क्या अपने भाटिया जी बैठे हैं, पहले समाजवादी पार्टी में थे, वो पढ़ के नहीं आता, कई बार बोल जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनको पास्ट में इनका क्या हुआ, बीजेपी का रोल क्या रहा, किसी को पता नहीं है। हर पार्टी ने डिफेक्ट वोटर लगाए वहां पर। बीजेपी के होते हुए सरकार में या बीजेपी विरोधी में जब थी तब वो क्या करते थे वो भूल गए कि अगर आप ऐसा बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी वाले रिसर्च करके आते हैं, वो आपको उल्टा जवाब देंगे, तो उसका जवाब तो आपके पास है नहीं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी अब कम दिखाई देते हैं टीवी पे, क्योंकि उनके अब जो उतना भी उनका वो जो एकेडमिक्स था, पढ़े लिखे ब्राह्मण थे, जो उस तरह से भाषण देते थे, वो अब लोगों को समझ में आ गया क्या करते हो। तो इसलिए नई बातें कहने के लिए है नहीं। तो इसलिए यही लगता है कि राहुल गांधी को या किसी को राहुल गांधी एक टारगेट बना रखा है उन्होंने, हर डिबेट में राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। वो जो है ना, जैसे अब उन्होंने राम जी कर दिया, अब राहुल गांधी हो रहा है। लेना चाहिए, हम लोगों को डिस्कस करना। आखिरी सवाल है, पिछले दिनों मोहन भागवत कई दिनों तक वो उत्तर प्रदेश में रहे और खबर ये भी आ रही है कि दरअसल उन्होंने योगी से मुलाकात भी की है, और फिर इधर जो उनके दूसरे डिप्टी सीएम्स हैं वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जा रहा। क्या आपको लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को हैंडल नहीं कर पा रही, या वहां फैक्शनलिज्म बहुत खुलकर सामने आ गया और मोहन भागवत जैसे लोगों को उसमें मीडिएट करने की जरूरत पड़ रही?
तो आशुतोष, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम लोग जो है डिस्कशन करते हैं, उन अजम्पशन करते हैं कि चीज़ों को। आरएसएस के बारे में कभी अजम्पशन नहीं किया कि आरएसएस के प्रोग्राम साल भर पहले बन जाते हैं। मैंने पहले भी कहा, अगर मोहन भागवत वहाँ यूपी में गए हैं तो 1 साल पहले उनका डिसाइड हो गया था 3 दिन इस दिन रहना है वहाँ पर। और वो जब जाते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों से, वहाँ के सीनियर लोगों से मिलते हैं। ये तय है कि एक संगठन में होता है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है कि हर जितने क्षेत्र के मजदूर संघ में है, विद्यार्थी परिषद में है, सब लोग वहाँ पर मिलते हैं। इसलिए वहाँ पर दोनों को मिले जा करके उसको क्या बात। और आप योगी वजह से तो मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हम ये चर्चा कर रहे हैं कि उसको हैंडल करने में परेशानी है। जिस दिन से बने उस दिन से लग रहा था कि ये तो अमित शाह ने नहीं बनने दिया, अमित शाह के आदमी नहीं है, ये मोदी जी के आदमी हैं। और 10 साल में वो चलता आ रहा है, अब 11वां साल आने वाला है, अब चुनाव होने वाला है, 9 साल हो गए हैं 10 साल को। तो इसलिए ये इसके ऊपर अटकलें लगाना कि योगी जो हैं एक अपने दम पर जीत के दूसरी बार आए हैं, अब तीसरी बार उनका चुनाव है। योगी जी के प्रति पर्सनल कोई स्कैंडल आज तक आया नहीं है। मैंने पहले भी बताया, योगी जी के ऊपर पहनने का पहनावा भी वही है, रहने का तरीका भी वही है। जब अपने गोरख जाते हैं वहाँ वहीं गाय का दूध करते हैं कि भाषा में जाते वैसे करते हैं। तो पहले जो था कि जब जाते थे किसी के घर में तो वहाँ पर गेरुआ सोफा लगता था, एयर कंडीशन लगता था, वही सब बंद हो गया शुरू में। बाबू लोगों ने कोशिश की उनको बदलने की, वो नहीं बदले। तो योगी जी के साथ मिलने के बाद जो मेरे को लगता नहीं कि इसके अंदर कोई चर्चा। चुनाव आने वाला अगले साल 27 में चुनाव है, और बीजेपी अगर वहाँ नहीं जीती तो उसके बाद 2029 में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि इस बार भी 240 पे आई थी, और उड़ीसा में अगर नहीं जीतते तो सरकार नहीं बनती यहाँ पर। वहाँ पर 40 सीटों पर निपट गई, अगली बार 20 पे निपट गई तो क्या होगा। तो इसलिए यूपी के प्रति चिंतित होना सबका जरूरी है। और यूपी का सारा काम आरएसएस, जैसे भागवत जी ने पहले कहा कि हम जो हैं, हमारे अच्छे दिन नहीं आए हैं, हमारे अच्छे दिन बीजेपी की वजह से नहीं आए हैं, बीजेपी की हमारे वजह से आया है, क्योंकि हमने जो एजेंडा लिया था उसका पूरा किया था। तो यूपी के अंदर काफ़ी काम हुआ है। अब राम के मंदिर के देखें, इकोनॉमिक्स की बात करें, अभी मैंने रिपोर्ट दी कि IIM लखनऊ की, कि वहाँ पर 20,000 करोड़ एकदम जो है रेवेन्यू आ गया। क्यों? उन्होंने कहा कि अब अयोध्या बना नया राम टेम्पल पर एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, तो सिंपल इकोनॉमिक ग्रोथ का भी हो गया, और यूपी का GDP भी बढ़ गया। ये तो आप कहते हैं रिलीजियस टूरिज्म है, पर आस्था को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ये भी अपने आप में वही बहुत है। उसकी वजह से भी जीतने की कोशिश हो सकती है। और बाकी अखिलेश यादव अभी तक वहाँ पर एक्टिव हैं, बड़े एक्टिव हैं। उनके पीछे अभी तक उनके लोग डिफेक्ट नहीं कर पाए, वो लोग नहीं पाए। अभी चुनाव होगा तब देखते क्या होता है। परंतु जो आपने डिप्टी चीफ की बात की, आप शायद पाठक जी की बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है पाठक जी ने कहा कि जी पाठक पार्टी में थे, आप नहीं थे। उन्होंने कहा वो कौन से पार्टी में थे। ये बात ठीक है, योगी जी पार्टी में बीजेपी बहुत नहीं थे, वो तो अपना काम करते थे। परंतु जब से बीजेपी में आए हैं, वो तो सीनियर हैं बीजेपी उनसे भी, वो पहले बीजेपी में आए, पाठक तो बाद में आए हैं। इसलिए पाठक साहब ने अपने हिसाब से किस तरह से कहा, उसको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है। परंतु वो ब्राह्मण फेस बीजेपी उनको बनाने में लगी हुई है। और पाठक साहब वैसे भी मिलनसार आदमी हैं, सबसे मिलते हैं और बोल रहे हैं, उसके अंदर कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि हर चीजें आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, यहाँ डिसाइड होते दिल्ली में, यहीं डिसाइड होंगे। इसलिए उसको आप वहीं छोड़ दीजिए। इस पार्टी में जब तक नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह तब तक पता नहीं तब तक क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।